अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज़ वेब 3.0। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का कितना ज़्यादा स्कोप है। यानी कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये जो इंडस्ट्री है इट कैन ग्रो अप टू 100 बिलियन। दैट्स मैमथ। यानी आज हम अगर आईएमएफ के पास कर्जा लेने जाते हैं तो वो $6 बिलियन का लेने जाते हैं, एंड वो भी 5 साल के लिए। तो यानी कि ये इतना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा इस अकेली इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, आप जानते ही हैं। तो सर्विस सेक्टर में सिर्फ अगर हम बात करें वेब 3.0 की, तो इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो पाकिस्तान कैपेबिलिटी रखता है वो है $100 बिलियन की। रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी क्वेश्चन किया गया था वेब 3.0 के बारे में, लेकिन वो कुछ उन्हें कुछ पता नहीं था, तो वो टाल मटोल करते रहे। तो हम लोग आपको बताएंगे कि ये एग्जैक्टली चीज़ क्या है एंड पाकिस्तान में ये किस तरह एप्लीकेबल होगी और हम लोग इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates, and PDF के लिए of course you can visit our Facebook page। इसके अलावा आपको लिंक जो है कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा या इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान जो है वो इस टाइम क्रिप्टो करेंसी को चलाने में थर्ड है इस वक्त दुनिया में। आफ्टर इंडिया एंड अमेरिकन, पाकिस्तान जो है वो थर्ड नंबर पे जा रहा है क्रिप्टो अडॉप्शन में। एंड ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है। ये चेन एनालिसिस एक ग्लोबल फर्म है क्रिप्टो की, वो कह रही है कि पाकिस्तान है इज द थर्ड लार्जेस्ट, तकरीबन 1.8 मिलियन यूज़र्स हैं। उसमें ऑफ कोर्स वकार ज़का साहब जो हैं उनका बड़ा रोल है। अच्छा खैर, हम वापस आते हैं वेब 3.0। तो ये एक ब्लॉकचेन टाइप टेक्नोलॉजी है। तो इससे क्या होएगा, इससे जो सेंट्रलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। पावर जो पहले गैदर है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसी पे ही पूरा लेक्चर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपकी जो यूज़र एक्सपीरियंस है, या जैसे आजकल आप वेबसाइट खोलते हैं तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ही चेंज होने वाले, इस तरह बिल्कुल नहीं होने वाला। या कोई रेवोल्यूशन आने वाली है, कोई अलग वीआर चीज़ आने वाली है, ऐसा नहीं है। ये इसी तरह ही रहने वाली हैं चीज़ें, बैकएंड पे चेंज होने वाली हैं। लाइक वहाँ पे प्रोग्रामिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो चेंज होने वाले हैं, प्रोग्रामिंग चेंज होने वाले, लैंग्वेजेस चेंज होंगी। तो वो चीज़ चेंज होगी। इसमें आपको यूज़र जो एक्सपीरियंस है, या एक जो आम इंसान है जो वेबसाइट खोलता है, काम करता है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए फ़र्क पड़ने वाला है। जो वेब डेवलपर्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, सिस्टम डेवलपर्स हैं, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसी वजह से जो बड़े-बड़े टेक जायंट्स हैं वो बड़े परेशान हैं। एप्पल हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये बड़े परेशान हैं कि हम लोग फ्यूचर किस तरह सिक्योर करें। तो इसी वजह से ये लोग वेब 3.0 को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं लेवरेज नहीं दे रहे। अगर हम बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये गैवन वुड वही इंसान है जिसने एथेरियम की ब्लॉकचेन बनाई है। एथेरियम आपको पता है कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी में जो दूसरी सबसे ज़्यादा स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है वो एथेरियम की है। तो एथेरियम बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है, इसके आगे टोकन है। तो खैर इस पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे। तो आज फ़िलहाल इस वेब 3.0 के बारे में बात कर लें। तो पहली दफ़ा जो 2014 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था गेविन वुड ने, और उसी ने ही कहा था कि जो ऑनलाइन जो डाटा पड़ा हुआ है उसको हमें किसी के हाथों में नहीं देना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। पहले इसके लिए आपको समझना होगा कि वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 इन चीज़ों में किस तरह डेवलपमेंट हुई है। तो बात करते हैं वेब 1.0 की। तो अब 1990s की बात है जब वेब 1.0 www जो इन्वेंट हुआ था। तो वहाँ पे क्या होता था, एक यूज़र वेबसाइट मिलाता है, ठीक है, जैसे google.com। तो उसके सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो उसको रीड करता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स बैक नहीं कर सकता, ठीक है, इस पे लिख नहीं सकता चीज़ें। तो ये वेब 1.0 था। इसमें सिर्फ चीज़ें रीड हो सकती थी, आप इमेजेस को देख सकते थे, वन साइडेड कम्युनिकेशन हो सकती थी।
अगर हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं, 2003 या 4 में तकरीबन हुआ था वेब 2.0 का डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ था, यूज़र है, यूज़र अब क्या कर सकता है, डाटा को रीड भी कर सकता है और उस पे रिस्पॉन्स भी दे सकता है। जैसे फेसबुक में आप पहले पहले क्या होता था, फेसबुक आपने खोली तो जस्ट स्क्रॉल डाउन होता है जी, जैसे गूगल में होता है। लेकिन फेसबुक में क्या होता है, आप कोई पोस्ट देखते हैं उस पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं ये सही है या गलत है, या आप अपने ख्यालात ज़ाहिर कर सकते हैं। तो दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें यूज़र जो है वो चीज़ें देख भी सकता है, रीड भी कर सकता है एंड राइट भी कर सकता है। ठीक है। अब इसमें एक मसला था, इसमें एक डाटा सेंटर दरमियान में जो था वो यूटिलाइज़ होता था। रिमेंबर दैट ये सारी चीज़ें बाइनरी लैंग्वेज में हो रही हैं, ठीक है। अब ये बाइनरी लैंग्वेज जो हमारी आम डिवाइसेस हैं वो तो रीड नहीं कर सकती। अब इस बाइनरी लैंग्वेज को जो आम लैंग्वेज में रीड करने के लिए हम यूज़ करते थे डाटा सेंटर्स। वो डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, गूगल होता है, फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है। ये डाटा सेंटर हैं, ये डाटा सेंटर इस बाइनरी लैंग्वेज को हमारे लिए क्या करते हैं, कोड एंड डीकोड। हमने एक इन्फॉर्मेशन सेंड की है, ये डाटा सेंटर में पहले जाती है, डाटा सेंटर को पता चलता है ये बंदा यूट्यूब को एक्सेस करना चाहता है, डाटा सेंटर यूट्यूब को भेजता है रिक्वेस्ट, यूट्यूब फिर डाटा सेंटर से कम्युनिकेट करता है एंड डाटा सेंटर वापस यूज़र को देता है। इस तरह कम्युनिकेशन होती है। अब इसमें मसला तो ये था, ये थर्ड पार्टी आ गई है। अब थर्ड पार्टी जो है उसमें हमारा डाटा चला जाता है। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए वेब 3.0 का डेवलपमेंट अमल में लाया गया। इसको सिमेंटिक वेब और इंटेलिजेंट वेब भी कहा जाता है। अब उसकी क्या वजह है, इसमें एक जो यूज़र है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है एंड एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमें पहले आपको बताया ना कि पहले हम रीड एंड राइट करने के लिए क्या ज़रूरत होती थी, डाटा सेंटर की ज़रूरत होती। अब हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमारे जो सॉफ्टवेयर होंगे वो डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज को लिख और पढ़ सकेंगे। हमें थर्ड पार्टी किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं होगी। अब डाटा सेंटर में क्या होता था, जैसे हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो हम एचबीएल का लेट्स से मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं। अब उस मोबाइल्स की जो तफसीलात हैं वो डाटा सेंटर में जाती हैं, वहाँ से वो चोरी हो सकती हैं, हैक हो सकती है, उनके डाटा सेंटर वाले खुद भी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा इलेक्शन में अक्सर होता है रिगिंग में, इंडिया में इलेक्शन होते हैं, यूएस में इलेक्शन होते हैं, तो हमेशा फेसबुक पे इल्ज़ाम आता है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो गेवन वुड थे 2014 में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं जो डायरेक्टली यूज़र और डाटा जो होगा उसके दरमियान कम्युनिकेट करेगी, बाइनरी लैंग्वेज को खुद ही एग्जीक्यूट भी कर लेगी। दरमियान में डाटा सेंटर की ज़रूरत ख़त्म हो गई। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब 3.0। अब ये इस चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है टेक्नोलॉजिकली, ये बहुत ज़्यादा वास्ट है चीज़ें, लेकिन दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम लोग पेपर में लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि समझाई जा सकती थी। आगे हम अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखें तो जो वेब 1 था इसमें स्टैटिक कंटेंट था, यानी कि एक ही तरफ जाता था। वेब 2 में डायनामिक कंटेंट हो गया, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन हो गई। वेब 3 में अब ये डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है। डिसेंट्रलाइज क्यों है, क्योंकि हमें किसी थर्ड पार्टी की किसी सेंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने खुद ही चीज़ें खुद ही कर ली। लाइक मैं अगर ए हूँ तो मुझे बी तक जाने के लिए किसी डाटा सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सेंट्रलाइज तो ना हुआ, लेकिन जैसे ए हूँ, बी है, सी है, इन तमाम ने एक लोकेशन तक जाना है, डी तक। तो ये पहले क्या करेंगे, ये पहले डाटा सेंटर को एक्सेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज सिस्टम। इसमें पहले क्या हो जाएगा, एक इन्वॉल्वमेंट होगी थर्ड पार्टी की। उसके अलावा वेब 1 पे आते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड बाय बिग टेक लाइक फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये लोग आ जाते हैं। लेकिन वेब 3 में क्या होता है, रिमूविंग इंटरमीडिएटरीज, यानी कि दरमियान में जो लोग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे मनी एज़ प्रोटोकॉल भी हो सकता है। आपका डाटा है, आप किसी को चाहें कि मैं आपको पासवर्ड एंड वो बताता हूँ, आप मुझे पैसे पे करें, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन जो वेब 2 में 2.0 में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप किसी ने किसी की फेसबुक पोस्ट पे कमेंट करना है तो वो डायरेक्टली जा कर सकता है। लेकिन वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। वेब 3.0 में क्या होएगा, अगर कोई किसी की कोई पोस्ट है तो उस पोस्ट पे वही बंदा कमेंट कर सकता है जिसने पैसे पे किए होंगे।
अगर हम टाइप की बात करें तो ये इंफॉर्मेटिव वेब है, ये सोशल वेब है और ये डिसेंट्रलाइज्ड या सिमेंटिक वेब है। और इसका जो है ईयर जो एक्टिवनेस का ईयर था वो 1990 से 2000 तक था। वेब 2.0 का 2000 से 2020 तक था और 2020 से onward अब वेब 3.0 की तरफ दुनिया जा रही है। तो ये वो चीज़ है, तो इसको अब क्या किया गया है, बिग जायंट्स की जायंट से हमने क्या करना है जी कि थोड़ी सी पावर को बैक ले लेना है, क्योंकि दे आर यूजिंग मिस यूजिंग एक्चुअली आर डाटा। तो ये वो चीज़ है। अब ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इसमें क्रिप्टो करेंसीज भी काम कर रही हैं एज बिटकॉइन, इसमें एनएफटी काम कर रही है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस काम कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी वीआर जो वर्ड्स हैं वो काम कर रही हैं। तो ये बड़ी एक ये अम्ब्रेला टर्म है एक्चुअली ना, ये वाली वेब 3.0। इसकी आगे बड़ी ब्रांचेस निकल आती हैं, जैसे ब्लॉकचेन है, बिट बिटकॉइन है, एनएफटीज है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। तो ये वो चीज़ें हैं। अगर हम उसके आगे बात करें तो इंटरनेशनली जो इन बिग जायंट्स की तरफ से भी ज़ाहिर-सी बात है रिएक्शन आना था, तो मार्क ज़करबर्ग ने एक अपना इंटरव्यू दिया था यूट्यूब पे, वहाँ पे उन्होंने इसको अब तो ख़ैर उन्होंने मेटा नाम कर लिया हुआ है, आपको पता ही होगा फेसबुक का। अब ये जो मेटा है ये भी एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी की फ़ॉर्म है। यानी पहले हमारे पास सिंपल वेब आता है, उसके बाद मेटा आता है, उसके बाद वर्चुअल रियलिटी, उसके बाद हमारे पास ये मोस्ट एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वेब 3.0 है। इसके अलावा एनएफटी है, इसके अलावा ब्लॉकचेन है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज है। अच्छा, वापस आते हैं तो इसके अलावा जो मार्क ज़करबर्ग ने भी इसका मजाक उड़ाया था, और इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट्स दो किए हैं, वो ये रेड में आप पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग वेब 3.0 इज रियल सीम्स मोर मार्केटिंग, यानी कि उन्होंने कहा ये सिर्फ एक मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है और कुछ भी नहीं है, बस हमारे कस्टमर आप लोग तोड़ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने एक और ट्वीट किया था और बड़ा इंटरेस्टिंग था, हैज़ एनीवन सीन वेब 3, आई कांट फाइंड इट। तो ये मजाक ही उड़ाया था कि मुझे अभी वेब 3.0 का कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह सीईओ जैक डोर्सी जो कि एक्स सीईओ है, एक्चुअली एक्स ट्विटर सीईओ, तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह के कमेंट्स किए थे कि ये जो है इट्स समवेयर बिटवीन ए एंड जी, यानी कि ये हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे है। इट्स समवेयर बिटवीन ए एंड जी एंड यू डोंट ओन वेब 3.0। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने भी कही थी कि वेब 3.0 का कोई जब मालिक ही नहीं है तो चीज़ों का नहीं पता। अच्छा, अब ये मैटर क्यों करती है चीज़ कि वेब 3.0 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन क्यों जाता है? अब देखिए, इसको समझने के लिए इसकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल हमें बेसिस फंडामेंटल्स को समझना होगा कि इसके जो हमारे टेक्नोलॉजिकल फंडामेंटल हैं इनमें चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ों पे बेस करता है। पहला जो है एज कंप्यूटिंग, उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड डाटा नेटवर्क्स एंड लास्ट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो भी इसी चीज़ में आ जाते हैं। खैर, अब ये चार वो चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को फ्री हैंड देती हैं। मैंने आपको बताया ना, हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दी है। जब डिसेंट्रलाइजेशन कर दी है, डाटा सेंटर्स की जो नीड है वो ख़त्म कर दी है। वो कैसे ख़त्म की है? वो चार चीज़ें, एज कंप्यूटिंग, डिसेंट्रलाइज्ड डाटा नेटवर्क्स एंड एआई से। ठीक है, एंड ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो से। तो ये जो चारों टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी हम एक बंदे को बनाती हैं इस काबिल कि वो खुद अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सके विदाउट द यूज़ ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। अब जब थर्ड पार्टी यूज़ नहीं होगी, हमारा जो सीक्रेट डाटा है वो हमारा जो है वो सेव रहेगा। तो ये दैट्स वाई वेब 3.0 मैटर्स। अब ये क्या करेगा, इट विल मेक सोसाइटीज मोर एफिशिएंट, विल श्योरली रिड्यूस द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एंड विल इट कम्स टू ट्रेड इंफॉर्मेशन थ्रू द नेटवर्क्स। The Web 3.0 decentralization architecture plays a vital role in the separate from the current version. With its architecture, problems will be solved directly with more privacy, ज़्यादा प्राइवेसी होगी, ट्रस्ट ज़्यादा होएगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो जाएगी इस पे, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, अब हम आते हैं पाकिस्तान पे, जो मेन हमारे लेक्चर का टॉपिक है उस पे आते हैं। इज़ वेब 3.0 वेब 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान? क्या वाक़ई ऐसा है? तो मैं आपको बता दूँ, करंटली जो हमारे पास है इंटरनेट की दुनिया में जो सर्विसेज़ ट्रेड जा रही है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जा रही है ऑन डेली बेसिस। जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना दुनिया में, उसमें 1.5 ट्रिलियन की जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वेब बेस्ड हो रही हैं, और ये 2030 तक
50 ट्रिलियन तक चली जाएंगी। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है, आप इमेजिन करें। तो इससे क्या होएगा, फ्यू कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, अमेजोन, ट्विटर, इन सब की हेजमनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये पहले इंटरनेट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब 2.0। लेकिन अब क्या होएगा, वेब 3.0 जब होगा तो कोई चीज़ मुझे बेचनी है किसी दूसरे बंदे को या तीसरे बंदे को। लाइक मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में बुक क्रिएट की है, लाइक इसी लेक्चर का पीडीएफ जो है वो मुझे किसी को देना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले अमेज़न पे जाना पड़ेगा, दराज पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट मेथड जो है वो उनका चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वेब 3.0 में क्या होगा, ऐसा नहीं है, मुझे अमेज़न पे जाना ही नहीं है, मुझे डायरेक्टली आपको सेंड करना है, मैं आपको कहूँगा आप इस तरीके से ट्रांज़ैक्शन करें, तो मैं आपको डायरेक्टली वेब 3.0 एक रिकॉग्नाइज़्ड तरीके से सेंड कर दूँगा। तो ये एक ट्रेड की फॉर्म भी हो जाएगी, उसमें आप क्रिप्टो में भी अपना लेन-देन कर सकते हैं, तो ये एक चीज़ है ये। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है इस हवाले से कि हम लोग वेब 3.0 की जो एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करें। उसके अलावा आपकी जो वेब है उसको डेवलप करें, इसके फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है जो उसको हम लेके आ सकते हैं, इस तरह ग्लोबली डेवलप, ग्लोबली कम्पिटिटिव इंटरनेट बिजनेस विद इन द कंट्री एंड द क्रिएट एन ओपनिंग फॉर द कंट्री टू लीपफ्रॉग अहेड। अच्छा, अगर हम बात करें, $100 बिलियन की बात आई थी, तो ये एक POClaunch.com पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो यूरोप में स्टार्टअप कंपनी है वो है POClaunch.com। उसके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, उज़ैर यूनुस, उन्होंने पेपर लिखा था रियलाइजिंग द प्रॉमिसेस एंड पोटेंशियल ऑफ वेब 3.0 फॉर पाकिस्तान। उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि ये जो इकोसिस्टम है वेब 3.0 का, ये पाकिस्तान के लिए $100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है। अब ये वो किस बेस पे कह रहे हैं, इसकी 3 बेसिस हैं, 3 मेन रीज़न्स हैं जिस वजह से वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान इज़ एबल टू कैच ऑल दिस। पहली क्या है, पहली है, फर्स्ट, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ ऑन द अर्थ। आपको पता है पाकिस्तान की जो एवरेज जो एज है वो 28 टू 35 है। तो पाकिस्तान दुनिया में यंगेस्ट जो कंट्री है, ठीक है, इसमें यूथ बड़ी ज़्यादा, 60% तो हमारी यूथ है। अब जो जहाँ पे यूथ ज़्यादा होती है वहाँ पे टैलेंट ज़्यादा होता है। अगर आप इस यूथ को लिटरेट कर दें, आईटी में इनको एक्सपर्ट बना दें, तो ये दे कैन अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू द कंट्री फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। दूसरी जो वजह है, पाकिस्तान जो है यंग ग्रेजुएट क्रिएट करने में भी सबसे आगे रहा है, एंड इनफैक्ट यंग जो ग्रेजुएट क्रिएट होते हैं वो ऑलवेज एस्पायर टू वर्क एट द लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। तो वो क्या करते हैं, वो लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज में हमेशा ही जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे स्टार्टअप लेना चाहते हैं। तो ये जो अंदर की जो आप ख्वाहिश कह लें, उस ख्वाहिश के ताबिया पाकिस्तान में जो यूथ है, दे कैन लर्न अबाउट वेब 3.0 एंड दे कैन क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ वेब 3.0 जो कि हमारे पास। इसके अलावा पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी भी होगी इससे, अगर इसको रेगुलराइज कर दिया जाता है, इससे हमारे पास जो होंगी चीज़ें, जो हमारी यूथ है उसको भी जॉब मिल जाएगी, तो हमारी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो भी सबसे आगे होगी। जो थर्ड है, जो मेन रीज़न है एक्चुअली, जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है, पाकिस्तान ने 2 सिस्टम अभी डेवलप किए हैं। एक तो नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एंड दूसरा पेमेंट सिस्टम रास्त। नादरा बेसिकली क्या है, नादरा एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स का जो डाटा है वो एक जगह पे हमारे पास मौजूद है। अब जब डाटा हमारे पास मौजूद है, वी कैन सॉर्ट आउट हु कैन वर्क विद द वेब 3.0 एंड हु कैन नॉट। इसी तरह हमारे पास एक सिस्टम है रास्त का, और ये रास्त सिस्टम क्या करता है, ये रास्त सिस्टम हमें डिजिटली पेमेंट्स को एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद देता है। अब इससे आप जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पेमेंट मेथड, और ये बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट पेमेंट सर्विस है टू द सिटीजन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव इन द साउथ एशियन रीजन। तो ये वो 2-3 चीज़ें हैं जिस वजह से पाकिस्तान हैज़ अ कैपेसिटी टू अचीव $100 बिलियन इंडस्ट्री गोल। अगर हम बात करें ये एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए कि हम लोग वेब 3.0 पाकिस्तान में रहते हो किस तरह चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह इनको पैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है, आप इस पर जा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस कर सकते हैं, क्लाउड माइनिंग
NFTs को, वेब क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स को, डिसेंट्रलाइज DAOs को इस्तेमाल कर सकते हैं, DeFi स्टेकिंग कर सकते हैं। ये तमाम वो कारोबार हैं जो आप लोग कर सकते हैं। अब मसला ये है कि ये मेरा फील्ड नहीं है, तो इस वजह से इस पे तो मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। आप लोग वहाँ पे इंटरनेट पे जाके इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। बिफोर लीविंग द लेक्चर, आई रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। फेसबुक के लिए आप लोग हमारे PDF के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका डाउनलोड। थैंक यू वेरी मच।